लखनवी अंदाज। लखनवी यानी लखनऊ से संबंधित, अंदाज यानी तौर तरीके, यानी लखनऊ से संबंधित जो तौर तरीके हैं वो यहाँ पर प्रदर्शित किए जाएंगे इस पाठ के अंतर्गत। और विषय क्या बतलाता है वो पाठ को पढ़ के हम समझने की कोशिश करेंगे। शुरू करते हैं पाठ को। मुफस्सिल की पैसेंजर ट्रेन चल पड़ने की और उतावली में फुकार रही थी। उतावली यानी कि उत्साह में और उतावलेपन में फुकार रही थी, यानी आवाज़ कर रही थी आगे बढ़ने को ट्रेन। और मुफस्सिल क्या है कि जो जगह है उसका केंद्र स्थान जो है उसके आसपास की, जो केंद्र स्थान के आसपास की जगह है उसके लिए बोला जा रहा है। तो मुफस्सिल की पैसेंजर ट्रेन जो है वो चल पड़ने के लिए अब उतावली थी और फुकार रही थी। आराम से सेकंड क्लास में जाने के लिए दाम अधिक लगते हैं। दूर तो जाना नहीं था। भीड़ से बचकर एकांत में नई कहानी के संबंध में सोच सकने और खिड़की से प्राकृतिक दृश्य देख सकने के लिए टिकट सेकंड क्लास का ही ले लिया। तो यहाँ पर लेखक बता रहे हैं जो सेकंड क्लास है उसमें बड़े ही आराम से पैसेंजर जो है आराम से जाता है और टिकट जो है थोड़ा उसका महंगा होता है। लेकिन एक नई कहानी के बारे में सोचने के लिए और खिड़की से जो प्राकृतिक दृश्य हैं उसका आनंद लेने के लिए आखिरकार उन्होंने सेकंड क्लास में जो है सेकंड क्लास की टिकट ले ही ली गई। गाड़ी छूट रही थी। सेकंड क्लास के एक छोटे डब्बे को खाली समझकर जरा दौड़कर उसमें चढ़ गए। तो गाड़ी छूटने ही वाली थी। सेकंड क्लास का एक छोटा डब्बा देखकर उसको खाली समझकर जरा सा दौड़कर उसमें वो चढ़ गए। अनुमान के प्रतिकूल, अनुमान के प्रतिकूल यानी जैसा अनुमान लगाया था उसके विपरीत डिब्बा निर्जन नहीं था। निर्जन यानी जहाँ जन ना हो, लोग ना हो, तो ऐसा नहीं था। वो उसको खाली समझकर ही उसमें चढ़े थे और इसके बिल्कुल उल्टा उनको देखने को वहाँ पर मिला। एक बर्थ पर लखनऊ की नवाबी नस्ल के एक सफ़ेद पोश सज्जन बहुत ही सुविधा से पालथी मारे बैठे थे। सामने दो ताजे चिकने खीरे तौलिए पर रखे थे। डिब्बे में हमारे सहसा कूद जाने से सज्जन की आंखों में एकांत चिंतन में विघ्न का असंतोष दिखाई दिया। कहने का अर्थ है कि जो सामने की सीट पर उनको वो लखनवी अंदाज में बैठे एक सफ़ेद पोश सज्जन दिखे थे, पालथी मारे बैठे, सामने दो ताजे चिकने खीरे तौलिए पर रखकर। वो डिब्बे में जैसे ही चढ़े उनको देखकर वो ऐसा लगा कि वो सज्जन जो हैं आंखों में एकांत चिंतन में विघ्न, यानी आराम से जो हो अपने में ही खोया हो, चिंतन कर रहा हो, उसमें जैसे कोई विघ्न सा पड़ गया हो और उसे असंतोष दिखाई देना। सोचा हो सकता है यह भी कहानी के लिए सूझ की चिंता में हो या खीरे जैसी अपदार्थ वस्तु का शौक करते देखे जाने के संकोच में हो। नवाब साहब ने संगति के लिए उत्साह नहीं दिखाया। संगति के लिए, जैसा कि सभी जानते हैं कि भारतीय संस्कृति है, परंपरा है कि ट्रेन में थोड़ी देर में ही बैठने के बाद लोगों में आपस में जैसे रिश्ते से बन जाते हैं, बोलने बतलाने लग जाते हैं और उनके रास्ते जो हैं वो कट जाते हैं। तो वो संगति नहीं चाहनी थी उन्हें, वो उत्साह नहीं था, तो इसलिए नवाब साहब ने संगति के लिए उत्साह भी नहीं दिखाया। ये नवाब साहब की बात हो रही है जो वहाँ पर पलथी मारे बैठे सफ़ेद पोश में दिख रहे थे। तो उनमें वो उत्साह नहीं दिखा कि सामने वाले व्यक्ति से बात शुरू की जाए और इस तरीके से रास्ता कट जाए। हमने भी उनके सामने की बर्थ पर बैठकर आत्मसम्मान में आंखें चुरा ली। कहने का अर्थ है कि जब उन्होंने देखा, लेखक ने, कि वो इस तरीके का उत्साह नहीं दिखा रहे कि बोला या बतलाया जाए या आपस में कुछ बातें करते हुए हम रास्ते को काटें, तो जब इसके विपरीत कुछ देखने को मिला तो लेखक ने भी आत्मसम्मान में अपनी आंखें चुरा ली, इधर उधर देखा, जैसे उन्होंने उन पर नजर ही न डाली हो, उनको देखा ही ना हो। ठाली बैठे कल्पना, ठाली यानी खाली बैठे, यहाँ पर खाली बैठे कल्पना करते रहने की पुरानी आदत है। नवाब साहब की असुविधा और संकोच के कारण का अनुमान करने लगे। अब वो जो लेखक हैं वो खाली बैठकर कुछ अपने दिमाग में सोच रहे थे, कल्पना करने की उनकी जो पुरानी आदत है उस हिसाब से। तो नवाब साहब जी आ गए दिमाग में और जो उनकी असुविधा उनके व्यवहार में दिख रही थी और संकोच दिख रहा था, वो उसका क्या कारण हो सकता है उसका अनुमान लगाने शुरू कर दिया। संभव है नवाब साहब ने बिल्कुल अकेले यात्रा कर सकने के अनुमान में किफ़ायत के विचार से सेकंड क्लास का टिकट खरीद लिया हो और अब गवारा ना हो कि शहर का कोई सफ़ेद पोश उन्हें मंझले दर्जे में सफ़र करता दिखे।
तो इस तरीके से बैठे बैठे ये अनुमान लगाया लेखक ने कि नवाब साहब जो इस तरीके से असुविधा में और संकोच में दिख रहे हैं, शायद इसका कारण ये है कि किफ़ायत में रहने की वजह से सेकंड क्लास का टिकट खरीद तो लिया, लेकिन अब वो उन्हें भा नहीं रहा है कि क्यों पैसा बर्बाद किया गया। और इस तरीके से शहर का कोई सफ़ेद पोश उन्हें मंझले दर्जे में सफ़र करता दिख गया अपने बराबर में, तो ये भी शायद जो है उन्हें संकोच की एक वजह लग रही हो। अकेले सफ़र का वक्त काटने के लिए ही खीरे खरीदे होंगे, और अब किसी सफ़ेद पोश के सामने खीरा कैसे खाएं। हम कनखियों से यानी कि तिरछी निगाहों से कभी कभार देखना, उसे कनखियां कहते हैं। तो हम कनखियों से नवाब साहब की ओर देख रहे थे कि आखिर वो कर क्या रहे हैं। तो लेखक अपने मन में कई बातें जो नवाब साहब को लेकर चल रही थी कि वो संकोच में और असुविधा में क्यों दिख रहे होंगे, वो सोचा उन्होंने। फिर बाद में वो बीच बीच में नवाब साहब पर अपनी नज़र भी रख रहे थे, कनखियों से, तिरछी निगाहों से। नवाब साहब कुछ देर गाड़ी की खिड़की से बाहर देखकर स्थिति पर गौर करते रहे। ओह, नवाब साहब ने सहसा हमें संबोधन किया, आदाब अर्ज। जनाब, खीरे का शौक फरमाएंगे। और इस तरीके से नवाब साहब ने अपनी तरफ से बात शुरू की और उन्होंने कहा, आदाब अर्ज और जनाब खीरे का शौक फरमाएंगे। तो उन्होंने उनको खीरा जो है ऑफर किया। नवाब साहब का सहसा भाव परिवर्तन अच्छा नहीं लगा, और इस तरीके से भाव यानी कि उनके प्रति जो उन्होंने व्यवहार अभी तक नोटिस किया था उसके विपरीत जब नवाब साहब ने उन्हें खीरा ऑफर किया, उन्हें फरमाने की कोशिश की एक कि आप क्या खीरे का शौक फरमाएंगे, यानी आप खीरा लेना चाहेंगे। और इस भाव को देखकर नवाब साहब का ये सहसा भाव परिवर्तन उन्हें अच्छा नहीं लगा। भाप लिया, आप शराफत का गुमान बनाए रखने के लिए हमें भी गामूली लोगों की हरकत में लथेड़ लेना चाहते हैं। जवाब दिया, शुक्रिया, किबला शौक फरमाएं। तो इस तरीके से उन्होंने उसका जवाब दिया कि जैसे कि आजकल के टाइम में लोग बोलते हैं नो थैंक्स, उसी तरीके से उन्होंने बोल दिया कि शुक्रिया, किबला शौक फरमाएं, यानी कि उन्होंने उनकी उस अर्ज को स्वीकार किया, लेकिन वो लेना भी नहीं चाहते। और इस तरीके से लेखक को लगता है कि जो नवाब साहब हैं उनका ये जो भाव परिवर्तन है वो दिखावा है, और इस तरीके से वो उनकी इस दिखावे में फंसना नहीं चाहते। जिस तरीके से वो बाकियों को लथेड़ना चाहते हैं, लेकिन वो मुझे नहीं लथेड़ सकते इसमें। इसलिए जवाब में उन्होंने कहा, शुक्रिया, किबला शौक फरमाएं। नवाब साहब ने फिर एक पल खिड़की से बाहर देखकर गौर किया और दृढ़ निश्चय से खीरों के नीचे रखा तौलिया झाड़ कर सामने बिछा लिया। सीट के नीचे से लोटा उठाकर दोनों खीरों को खिड़की से बाहर धोया और तौलिए से पोंछ लिया। जेब से चाकू निकाला, दोनों खीरों के सिर काटे और उन्हें गोद कर झाग निकाला। गोद कर यानी रगड़ कर, जिस तरीके से उसकी कड़वाहट निकाली जाती है, तो उन्होंने खीरे के ऊपरी हिस्से को काट कर उसके रगड़ के उसके झाग निकाले, जिससे कि उसकी कड़वाहट निकल जाए। फिर खीरों को बहुत एहतियात से यानी आराम से ध्यान रखते हुए छीलकर फांकों को करीने से यानी कि तरीके से तौलिए पर उन्होंने सजा दिया। लखनऊ स्टेशन पर खीरा बेचने वाले खीरे के इस्तेमाल का तरीका जानते हैं। ग्राहक के लिए जीरा मिला नमक और पिसी हुई लाल मिर्च की पुड़िया भी हाजिर कर देते हैं। नवाब साहब ने बहुत करीने से खीरे की फांकों पर जीरा मिला नमक और लाल मिर्च की सुर्खी बुरक दी यानी छिड़क दी वहां पर उन खीरों के ऊपर। उनकी प्रत्येक भावभंगिमा यानी जो उनके एक्सप्रेशन थे, उनके व्यवहार था, उनका जो तरीका था, उनकी वो प्रत्येक भावभंगिमा और जबड़ों के स्फुरण से स्पष्ट था। जबड़ों के स्फुरण से जो है कि व्यक्ति जब खाने को ललचाता है, उसकी ओर भागता है, तो वो जबड़ों का स्फुरण यानी वो लालच में उसको खाने के लिए जो अपनी उत्साह को दिखाता है, वो स्फुरण है। तो यहाँ पर वो बोलते हैं कि जबड़ों के स्फुरण से स्पष्ट था कि उस प्रक्रिया में उनका मुख जो है खीरे के रसास्वादन के लिए यानी कि खीरे का जो टेस्ट है उन्हें बहुत भाता होगा, जिसके लिए वो बहुत जल्दी में है उसे खाने को, उसकी कल्पना से प्लावित हो रहे हैं यानी ललचा रहे हैं, उनके मुख में पानी आ रहा है। तो जिस तरीके से हम आम जिंदगी में बोलते हैं कि हमको इसको देखकर जो है मुंह में पानी आ रहा है, मन कर रहा है इसको अभी जल्दी से खा लिया जाए, तो यहाँ पर लेखक ने अपनी ही भाषा में बोला है कि प्रत्येक भावभंगिमा से यानी उनके व्यवहार से, उनके एक्सप्रेशन से, जबड़ों के स्फुरण से और उस प्रक्रिया में उनका मुख खीरे के रसास्वादन, खीरे के रस में टेस्ट की कल्पना से
उसको सोच कर, उसके टेस्ट को वो महसूस करके जो है उसकी ओर भाग रहे हैं, ललचा रहे हैं उसे खाने को। हम कनखियों से देखकर सोच रहे थे मियाँ रईस बनते हैं, लेकिन लोगों की नज़रों से बच सकने के ख्याल से अपनी असलियत पर उतर आए हैं। तो इस तरीके से लेखक जो है उन्हें कनखियों से देख रहे हैं, तिरछी निगाहों से देख रहे हैं बीच बीच में कि नवाब साहब आखिर कर क्या रहे हैं, और इसलिए उनको इस तरीके से देख कर वो सोचते हैं कि मियाँ जो है वो रईस बनने की तो बहुत कोशिश कर रहे हैं। वह नवाब थे तो वैसे ही तौर तरीके थे, और वो नवाबों के तौर तरीके ऐसा लगता था उनको कि वो रईसों के तरीके होते हैं। तो इसलिए वो उनको देखकर लगता कि मियाँ जो है रईस बनने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन नज़रों से बचने के लिए लोगों की, वो बच सकने के ख्याल में अपनी असलियत पर उतर आए हैं। अब कब तक बचा जाए, इसलिए वो अपनी असलियत पर उतर आए हैं नवाब साहब, और ज़्यादा देर रईस नहीं बन पाए, ऐसा वो कनखियों से देख देख कर सोचते हैं। नवाब साहब ने फिर एक बार हमारी ओर देख लिया। वल्लाह, शौक कीजिए, लखनऊ का बालम खीरा है। तो नवाब साहब जो है उनको फिर से एक बार उसका रसा स्वादन करके खीरे का फिर से लेखक के सामने उसे पेश करते हैं और कहते हैं कि शौक कीजिए, थोड़ा आप भी कोशिश कीजिए, ट्राई कीजिए, बहुत ही स्वाद में अच्छा है, लखनऊ का बालम खीरा है। नमक मिर्च छिड़क दिए जाने से ताजे खीरे की जो पनियाती फांके हैं, सभी ने देखा है कि खीरा जो है अच्छा वाटर सोर्स होता है, जो गर्मियों में खाने के लिए बहुत ज़्यादा रिकमेंड किया जाता है। तो पनियाती यानी कि पानी से लबालब जो खीरा है जिस पर नमक मिर्च छिड़का हुआ है, वो फांके देखकर पानी तो मुंह में जरूर आ रहा था, लेकिन इनकार कर चुके थे। अब आत्मसम्मान को निभाना ही उचित समझा और उत्तर दिया कि शुक्रिया, इस वक्त तलब महसूस नहीं हो रही, यानी क्रेविंग नहीं हो रही, इस वक्त खाने को ज़रूरत महसूस नहीं हो रही है मुझे। मैदा भी ज़रा कमज़ोर है, मैदा यानी पेट, तो पेट भी जो है थोड़ा सा अभी कमज़ोर महसूस कर रहा है, यानी उसको डाइजेस्ट नहीं करने की क्षमता रखता है, किबला शौक फरमाए। तो इस तरीके से वो मना कर देते हैं। अब लेखक जब उनको दोबारा नवाब द्वारा वापस ऑफर किया जाता है खीरा, वो फिर मना कर देते हैं। मना करने की वजह ये होती है कि एक बार मना कर चुके हैं, दोबारा लेंगे तो आत्मसम्मान को ठेस पहुंचेगा। अब आत्मसम्मान को निभाना बहुत जरूरी है, इस वजह से उन्होंने उसको फिर से मना कर दिया। लेकिन उस खीरे को देखकर लालच तो मुंह में उनके भी आ रहा था। नवाब साहब ने सतृष्ण, सतृष्ण यानी लालच से, यानी इच्छा से, तृष्णा यानी लालच या फिर इच्छा से, नवाब साहब ने सतृष्ण आंखों से नमक मिर्च के संयोग से, यानी नमक और मिर्च के मिश्रण से चमकती खीरे की फांकों की ओर देखा। खिड़की के बाहर देखकर दीर्घ निश्वास लिया। फिर जो है उन्होंने इस तरीके से नमक मिर्च से सजा हुआ वो खीरा, पनियाता हुआ खीरा देखा और खिड़की की तरफ बाहर देखा, फिर एक लंबी सांस ली, फिर खीरे की एक फांक उठाकर होठों तक ले गए। ये उनका तौर तरीका था, नवाब थे। ऐसा नहीं कि सामने खीरा रखा है तो एक के बाद एक उठा उठा के खाते चले जाएं। तो ये उनके तौर तरीके थे, जो जिसे देखकर लेखक को महसूस होता कि ये जानबूझकर रईस बनने के तरीकों से हमें ये जताना चाहते हैं कि ये बहुत बड़े रईस हैं। लेकिन वो नवाब थे, लखनवी अंदाज अपना दिखा रहे थे। तो इस तरीके से एक फांक खाते हैं, फिर उन्होंने बाहर देखा खिड़की की तरफ, लंबी सांस ली, फिर सोचते सोचते एक खीरा उठाया, फिर उन्होंने उसका आनंद लिया खाकर। तो इस तरीके से ये उनके तौर तरीके थे जो उनको रईस दिखा रहा था। खीरे की एक फांक उठाकर होठों तक ले गए, फांक को सूंघा, स्वाद के आनंद में पलके मूंद, स्वाद की उसमें आंखें मूंद ली उन्होंने, उसको एक बार सूंघा भी, टेस्ट भी कर रखा था। तो उसके आनंद में, उसका जो स्वाद है उसके आनंद को महसूस करते हुए आंखें मूंद कर उसको वो महसूस कर रहे थे। मुंह में भर आए पानी का घूंट गले से उतर गया। तब नवाब साहब ने फांक को खिड़की से बाहर छोड़ दिया। नवाब साहब खीरे की फांकों को नाक के पास ले जाकर वासना से रसा स्वादन कर खिड़की के बाहर फेंकते गए। नवाब साहब ने खीरे की सब फांकों को खिड़की से बाहर फेंककर तौलिए से हाथ और होंठ पोंछ लिए और गर्व से गुलाबी आंखों से हमारी ओर देख लिया, मानो कह रहे हो यह है खानदानी रईसों का तरीका। तो इस तरीके से वो यहाँ पर ये जो तौर तरीके देख रहे थे इतनी देर से, लेखक उनके सामने बैठकर और अचानक से उसको देखकर, सूंघकर ऐसा महसूस करना कि उसमें बड़ा ही आनंद है, और उसके बाद उसको ना खाकर खिड़की से बाहर फेंक देना, और फिर उनकी आंखें
जो इस तरीके से बोलती हुई नजर आ रही थी कि ये खानदानी रईसों का तरीका होता है। तो ये सब चीजें जो है लेखक को देखते हुए परेशान कर रही थी। नवाब साहब खीरे की तैयारी और इस्तेमाल से थक कर लेट गए। अब इस तरीके से बात को यहाँ पर आगे बढ़ाते हुए अब एक बार फिर से हम जब जो पाठ है उसका जो तरीका, जो शीर्षक है जिसमें लिखा लखनवी अंदाज, और जब हमने लेखक का जीवन परिचय पढ़ा था तो वहां पे हमने ये पढ़ा कि लेखक यहाँ पर बिना शीर्षक के जो है, बिना किसी विषय के कहानी लिखने पर व्यंग्य कर रहे थे। यानी वो ये कहना चाहते थे कि बिना किसी कहानी के विषय के, बिना किसी विषय के जो है कहानी लिखी जा सकती है एक अच्छी। अब यहाँ पर वो ट्रेन में सेकंड क्लास में बैठे हुए थे कोई कहानी सोचने के लिए, लिखने के लिए, लेकिन वो कहानी तो नहीं सोच पाए। लेकिन जो सामने बैठे नवाब साहब मिले और उनके तौर तरीके देखने को मिले जिन्होंने उसको लिख दिया, वो भी एक विषय बनकर सामने आ गया। तो ये जरूरी नहीं है कि कुछ लिखने के लिए विषय होना बहुत जरूरी है। तो इस तरीके से अब कहानी को और पाठ को आगे बढ़ाते हुए आगे समझते हैं कि नवाब साहब ने आखिर किया क्या। नवाब साहब खीरे की तैयारी और इस्तेमाल से थक कर लेट गए, और इस तरीके से वो लेटे जैसे कि खीरे को काटना, फिर उसको घिसना, उसकी कड़वाहट निकालना, फिर उस पर नमक मिर्च लगाना, ये सब करते करते वो बहुत थक गए हैं और लेट गए। हमें तस्लीम में सिर खम कर लेना पड़ा। ये है खानदानी तहजीब, नफासत और नज़ाकत। ये सारे उर्दू शब्द हैं जो नवाबों के तौर तरीकों से संबंधित उनको यहाँ पर बयां करने में मदद कर रहे हैं। हम गौर कर रहे थे खीरा इस्तेमाल करने के इस तरीके को खीरे की सुगंध और स्वाद की कल्पना से संतुष्ट होने का सूक्ष्म, नफीस, एब्स्ट्रैक्ट तरीका जरूर कहा जा सकता है। अब लेखक यहाँ पर सोच रहे हैं कि शायद नवाबी तरीकों में ये भी एक तरीका है कि किसी भी चीज को उसको सूंघ कर और उसकी स्वाद की सिर्फ कल्पना से ही संतुष्ट हुआ जा सकता है, और ये उसका एक सूक्ष्म तरीका है, एब्स्ट्रैक्ट तरीका है। शायद इसको जरूर कहा जा सकता है इस तरीके से। परंतु क्या ऐसे तरीके से उदर की तृप्ति भी हो सकती है? उदर यानी पेट, तृप्ति यानी संतुष्टि। तो लेखक सोच रहे हैं कि जो नवाब ने किया, खीरे को काट कर अच्छी तरीके से नमक मिर्च लगाकर, सूंघ कर और उसके रस की कल्पना करके ही वो संतुष्ट हो गए, तो क्या इससे हमारे पेट को जो भूख से तड़प रहा होता है उस संतुष्टि मिल जाती है? नवाब साहब की ओर से भरे पेट के ऊंचे डकार का शब्द सुनाई दिया, और नवाब साहब ने हमारी ओर देखकर कह दिया, खीरा लजीज होता है लेकिन होता है शकील, नामुराद मैदे पर बोझ डाल देता है। नामुराद मैदे पर बोझ डाल देता है, यानी हमारे अमाशय पर वो बोझ डाल देता है। और जिस तरीके से उन्होंने डकारें ली, ऐसा लगा कि उन्होंने बहुत खीरे खाए हों, पेट भर गया हो, बहुत रसास्वादन किया हो। और इस तरीके से जब वो बोलते हैं कि हम ये हरकतें उनकी, ये व्यवहार देखकर, ये या फिर आप कह लें कि ये नवाबी तरीके देखकर हम बहुत ही हैरान हुए कि किस तरीके से खीरे की सुगंध से और स्वाद की कल्पना से संतुष्ट होने का ये जो सूक्ष्म तरीका है, सूक्ष्म तरीका यानी छोटा तरीका, छोटा ही तरीका है आपके पेट को संतुष्टि देने का, जहाँ खाना नहीं पड़ा, बनाना नहीं पड़ा उतना, और किसी भी चीज़ को देखकर और उसके स्वाद की कल्पना करके ही आपको स्वाद मिल जाए और आपका पेट भर जाए। और फिर नफीस, नफीस यानी कि बढ़िया, बढ़िया सा, जो आपको बहुत ही आनंद दे रहा हो। कोई चीज़ बढ़िया होगी तभी आप उसको देखेंगे, खाएंगे, उसके लिए तैयारी करेंगे। और एब्स्ट्रैक्ट तरीका, एब्स्ट्रैक्ट तरीका जो है वो ये होता है जो अस्तित्व में ना हो, जो आप देख ना सकें। वो जिस तरीके से उन्होंने सूंघा और उसको रस की कल्पना कर ली, तो ये एब्स्ट्रैक्ट तरीका हो गया। तो इस तरीके से ये नफीस, एब्स्ट्रैक्ट और सूक्ष्म तरीका था, जहाँ नवाब साहब खीरे को देखकर, सुगंध को महसूस करके और फिर स्वाद की कल्पना से ही संतुष्ट हो जाते हैं। उसके बाद डकारे भी लेते हैं, और डकार लेने के बाद वो ये भी बताते हैं कि ये नामुराद मैदे पर बोझ डाल देता है। नवाब साहब की ओर से भरे पेट के ऊंचे डकार का शब्द सुनाई दिया, और नवाब साहब ने हमारी ओर देख कहा, खीरा लजीज होता है लेकिन होता है शकील। शकील यानी जो कि आसानी से ना पच सके, नामुराद मैदे पर बोझ डाल देता है। और इस तरीके से जो नवाब साहब का व्यवहार है, नवाबी तरीका है या फिर लखनवी अंदाज है उनका, ये देखकर आज लेखक की जो ज्ञान चक्षु है, यानी जो आँख है ज्ञान की, वो खुल गई,
और ज्ञान चक्षु इस तरीके से खुल जाने से उन्हें आज एक नए ज्ञान की जानकारी हुई। पहचाना, ये हैं नई कहानी के लेखक। खीरे की सुगंध और स्वाद की कल्पना से पेट भर जाने का डकार आ सकता है, तो बिना विचार, घटना और पात्रों के लेखक की इच्छा मात्र से नई कहानी क्यों नहीं बन सकती। और इस तरीके से ये यहाँ पर साबित कर देते हैं लेखक कि क्या बिना किसी विषय के कहानी नहीं लिखा जा सकता है। और अगर कोई कहता है कि बिना किसी विषय के कहानी नहीं लिख सकता, तो ये रहा उनके पास उदाहरण कि जिस तरीके से खीरे की सुगंध से और स्वाद की कल्पना से ही उनका पेट भर सकता है और उसके बाद डकार भी आ सकती है, तो उसी तरीके से बिना किसी विचार के, घटना के और पात्रों के लेखक की इच्छा मात्र से नई कहानी भी रची जा सकती है। इसलिए लिखने के लिए किसी विषय की ज़रूरत नहीं है, बस आपके अंदर लिखने की इच्छा होनी चाहिए और एक शुरुआत होनी चाहिए।